हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर में एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर में एसएससी सीजीएल में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा कंटिन्यू वीडियो है, डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं इस पर, ठीक है। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एग्जाम पेपर एनालिसिस पर, ठीक है। तो क्या पेपर रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कैसा जीके पूछ रहा है, कैसा जीएस पूछ रहा है, इन सब चीज़ों को डिस्कस हम डेली करते हैं क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि 9 दिसंबर में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये भी ध्यान रखेंगे कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम 13 तारीख तक चलेगी, 13 दिसंबर तक। तो उसमें कौन कौन से शिफ्टों में या आगे जो भी आने वाले शिफ्टों में उनमें किस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस से पूछ सकता है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और एक लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि अगर किसी का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो, ठीक है। तो आज 9 दिसंबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, सबसे लंबी नदी, वह किस महाद्वीप में है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी है, ठीक है। लंबाई के मामले में नील नदी है और चौड़ाई के मामले में अमेजन है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछा था आज की 9 दिसंबर की शिफ्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चंस पूछा था कि मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हाल ही में किस भारतीय राज्य ने की है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये कौन सा स्टेट ने चालू की है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। मतलब हरियाणा राज्य ने ये वाली योजना शुरू की है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए किस टाइप से की है इसको। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को उद्यमी बनने की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है, जिससे हर कोई बिजनेस में अपना स्टार्टअप करे, ठीक है। तो उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर के लिए बोली गई है मनोहर लाल खट्टर ने, स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाओं पर फोकस करके ये वाली योजना मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य, ठीक है। तो हरियाणा क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है, भारत का पहला राज्य है ऐसा जिसको धुआं मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो आंसर भी बताऊं, उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और प्रदेश की सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत 2019 दिसंबर का महीना था, 2019 में हिमाचल प्रदेश को, ध्यान सुनना स्टेट का नाम, हिमाचल प्रदेश को देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना दिया गया है। तो भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य जो धुआं मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बात कब इसको स्थान मिला है? तो 2019 दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, तो हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2020 जो है ये कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका, ठीक है। कहाँ पर आयोजन किया गया था? फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जिसका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स आने वाली शिफ्ट में है उसको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आशीष सर के सारे वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। तो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2020 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, सारी चीज़ देखते हैं।
तो पहला फैक्ट आप याद रखना कि इसका जो आयोजन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद डेट याद रखना, तो 21 फरवरी से 8 मार्च 2020, 21 फरवरी से 8 मार्च 2022 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था और यह महिला विश्व कप का 7वां संस्करण था। तो ये भी फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस बनेंगे आईसीसी T20 महिला विश्व कप से। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद ये जो मैच स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये 21 फरवरी से 8 मार्च 2022 के बीच में स्टार्ट हुआ था। और आईसीसी T20 महिला विश्व कप है, यह इसका 7वां संस्करण था और ऑस्ट्रेलिया टीम विनर थी यहाँ पर, और उप विजेता टीम भारत थी, उप विजेता टीम भारत थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, भारत के किन शहरों में नहीं हुआ। मतलब क्वेश्चंस ऐसा पूछा था कि कौन शहरों में नहीं हुआ, मतलब ये जो स्पोर्ट्स हुआ था 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, यह भारत के कौन से शहर में आयोजन नहीं हुआ था, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन में आपके भुवनेश्वर था, गोवा था, नई मुंबई था और एक नई दिल्ली था। इन चारों में से ये बताना था कौन से शहर में आयोजन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ था। तो भुवनेश्वर में भी हुआ था, गोवा में भी हुआ था, नई मुंबई में भी हुआ था। हुआ कहाँ पर नहीं था? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन नहीं हुआ था, तो नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हमसे पूछा था इसके बाद कि 1498 में भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में भारत की समुद्र मार्ग की खोज इन्होंने की थी। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा था। एक आया था गे लुसाक का जो नियम है, साइंस की बात करें, गे लुसाक का जो लॉ है वह किस वर्ष प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इसको डिस्कवर्ड इन 1808 एंड पब्लिश्ड इन 89, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1808 में इसकी खोज हो गई थी, और ये जो प्रकाशित था या प्रतिपादित है प्रकाशित था, ये 1809 में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे भी क्वेश्चन, साइंस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था, ठीक है। तो 2021 का थीम था कल्याण के लिए योग, ये थीम था हिंदी में, और इंग्लिश में योग फॉर वेलनेस, योग फॉर वेलनेस, ये 2021 का थीम था, ठीक है। अब एक और फैक्ट ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड 2022 का भी थीम देख लो, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो याद क्या क्या रखना है, 2021 का थीम पूछा था एग्जाम में, तो योग फॉर वेलनेस, योग फॉर वेलनेस 2021 की थीम थी। तो हिंदी में हो जाएगा कल्याण के लिए योग, और हर साल प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 2022 का जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, अगर आने वाली शिफ्टों में कुछ चेंज करके पूछे तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और 2021 का योग फॉर वेलनेस, ठीक है। और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, ध्यान से सुनना। किसी ने भी जज नहीं किया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन नदी से पूछेगा। नॉर्मल बच्चे एंड देखते हैं किस दिशा में घूमती है नदी की लंबाई पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत तगड़ा क्वेश्चन मारा है, ठीक है। तो अक्षांश पूछ लिए कि कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है। तो हम इसमें देखते हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, करती है, तथा यह बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री
उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था, किस वर्ष की जनगणना के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई? तो ये 1991, 1991 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत लो में आ गई थी, बहुत नीचे आ गई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था फ्रेंड कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अपभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी, नदी के अलावा ताप्ती, ताप्ती नदी जो है एकमात्र नदी है जो कि पश्चिम दिशा में बहती है और एक अपभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी के साथ हमारा ताप्ती नदी भी आ जाएगा, जो कि एकमात्र है जो पश्चिम दिशा में बहते हुए एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अब एक फैक्ट आपको जानना होगा कि नर्मदा नदी की अगर लंबाई पूछे तो मध्य प्रदेश में रहेगी 1077, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई रहेगी। और पूरी लंबाई अगर लास्ट भरूच, गुजरात एंड अरब सागर तक गिरने की अगर पूछे तो 1312 किलोमीटर लंबाई टोटल होगी। तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 तथा पूरी लास्ट एंड तक है 1312 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना, नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसके फैक्ट याद रखना। और ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। तो ये चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। तो पूछा था कौन सी नदी अपभ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो यह जो है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और भारत सरकार ने इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो पद्मश्री पुरस्कार तो पहले ही दे दिया था उनके नाम के आगे। तो ये कालबेलिया लोक नृत्य से संबंधित है और भारत सरकार ने इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कालबेलिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आज की शिफ्ट में पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर करना है इसका कि फुटबॉल खेल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? कमेंट योर आंसर, गूगल जाइए, क्रोम जाइए, जहां जाना हो जाइए, लेकिन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली रहेगी या रहती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे आज की शिफ्ट में पूछा था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सबको पता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये वाला। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो ऋषभ पंत को भी आपको ध्यान रखना है। तो 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर विकेट कीपर ऋषभ पंत को कर दिया गया। तो ऋषभ पंत हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि शरीर की जो मूलभूत रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन सी है, या यूनिट पूछा है, तो वो है सेल है। ठीक है। कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेल बोलते हैं। तो शरीर की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो यह एक ओडिसी नृत्यांगना है। इन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2005 में पूछा था, तो पद्मश्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा था। एक क्वेश्चन फ्रेंड हमारा पूछा था इनमें से कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? फसल से पूछ लिया डायरेक्ट। तो हरित क्रांति का जो तात्पर्य है, अधिक उपज की किस्मों के बीजों का विशेषकर गेहूं और चावल का उपयोग के परिणाम स्वरूप, ठीक है, के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि से है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा पूछा था कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चेंज होके पूछ रहा है। तो हरित क्रांति का संबंध अगर पूछे तो फसल की बात करें तो गेहूं और चावल हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारे एसएससी सीजीएल के 9 दिसंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 9 दिसंबर में जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के पूछे गए थे। तो आई होप फ्रेंड, अगर आने वाली शिफ्टों में आपका भी पेपर है एसएससी सीजीएल का 13 दिसंबर आखिरी पेपर है। 13 दिसंबर के बाद एसएससी सीजीएल के पेपर
एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम जब तक के डेली पेपर एनालिसिस पर डिस्कस करेंगे कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की 9 दिसंबर में भी पुराने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके डेली हम पेपर एनालिसिस पर डिस्कस करेंगे, और जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का 9 दिसंबर का दोनों शिफ्टों का पेपर की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं फ्रेंड, एक सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनकी अगर एग्ज़ाम्स आने वाले शिफ्टों में हो तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये आज का पेपर एनालिसिस था और मैं हूँ आशीष सर। ठीक है, ऑनर ऑफ सब जूनियर क्लासेस, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली शिफ्ट में, जब भी कल पेपर रहेगा तो उस पर हम फिर डिस्कस अगले कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।